हेलो जियोग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय 6 जल संसाधनों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। कल अपन ने वर्षा जल संग्रहण के बारे में चर्चा की थी। अब वर्षा जल संग्रहण के बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। अब उसी वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत अपन जिस बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे वो है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य ये है कि वर्तमान समय की ये विधि नहीं है। वर्षा जल संग्रहण की वर्तमान समय की ये विधि नहीं है, परंपरा से चली आ रही है। परंपरा का मतलब क्या है? प्राचीन समय से लोग वर्षा जल को क्या कर रहे हैं? संग्रहित कर रहे हैं। इसी को बोला जाता है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि। अब परंपरा से कैसे कर रहे हैं वर्षा जल संग्रहित? तो परंपरागत तरीके से देखो, नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से लोग जल को इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बोला जाता है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि। तो आज इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो हेडिंग लगाइए, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण भारत के अलग अलग भागों में, भारत का कोई एक क्षेत्र तो है नहीं, भारत के अलग अलग भागों में विभिन्न समुदाय रहते हैं, विभिन्न मानव समुदाय रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। वर्षों से तात्पर्य मतलब कई वर्षों से परंपरागत विधियों के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण कर रहे हैं। कौन सी विधियों के माध्यम से? परंपरागत विधियों के माध्यम से, जो परंपरा से चली आ रही हैं। कौन कौन सी? जैसे झीलों के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण करना, तालाबों के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित कर रहे हैं प्राचीन समय से लोग। इसको क्या बोला जाता है? परंपरागत वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। देखो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में? राजस्थान में। देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में देखो, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टांका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं उसको क्या कहा जाता है? जो ढांचे हैं या जो विधियां हैं उसको कुंड कहा जाता है। कुंड अथवा टाका कहा जाता है। कहां पर? राजस्थान में। देखो वापस देखिए, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टाका अर्थात एक ढकी हुई भूमिगत टंकी, भूमिगत टंकी अर्थात भूमि के अंतर्गत टंकी बना देते हैं और ऊपर से उसको कवर कर देते हैं, है ना। एक ढकी हुई भूमिगत टंकी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में जो वर्षा जल संग्रहण की जो विधि है उसको क्या बोला जाता है? या तो कुंड कहा जाता है या फिर टांका कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी मोस्ट कर लेना ये लाइन। देखो जिसका निर्माण घर अथवा, देखो जो टांका या कुंड है इसका निर्माण घर में होता है या तो कहां पर होता है? घर अथवा गांव के पास। देखो गांव के पास भी हो सकता है इसका, जो गांव के सामुदायिक भूमि है, जो सभी की शामिलात भूमि है, वहां पर इसका निर्माण कर दिया जाता है। देखो घर अथवा गांव के पास वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए या तो घर में टांका या कुंड का निर्माण कर लिया जाता है या फिर बाद में गांव के किसी सामुदायिक क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहित करने के लिए किसी टांके का निर्माण कर दिया जाता है। देखो तमिलनाडु, कौन सा नाडु? तमिलनाडु। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखो तमिलनाडु, कौन सा नाडु? तमिलनाडु वह राज्य है जहां वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु कानून बनाया गया है। देखो वर्षा जल संग्रहण के लिए अनिवार्य रूप से कौन से राज्य में कानून बनाया गया है? तमिलनाडु में अनिवार्य रूप से कानून बनाया गया है कि प्रत्येक घर के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण से संबंधित टांके या कुंड होने चाहिए। देखो अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति तमिलनाडु में, कौन से नाडु में? तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत घर का निर्माण करता है या फिर भवन का निर्माण करता है तो उस व्यक्ति को वर्षा जल संग्रहण का निर्माण करना पड़ेगा। देखो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया गया है कि तमिलनाडु राज्य में कोई भी व्यक्ति अगर घर या भवन का निर्माण करता है तो उसको अनिवार्य रूप से जल संग्रहण विधि से संबंधित ढांचे, कुंड, टांके आदि का निर्माण करना होगा। यह अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट ने लागू कर दिया गया है। कहाँ की गवर्नमेंट ने? तमिलनाडु की। तो ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। देखो ये अपना कंप्लीट हो गया परंपरागत वर्षा जल संग्रहण। अब इसके बाद अपन जिस
बिंदु के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति जो कब लागू हुई थी? 2002, जिसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। तो हेडिंग लगाइए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। हेडिंग लगाइए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। तो देखो, दूसरा अपना मुख्य बिंदु है वो है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग लगाइए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? सबसे पहले ये भारतीय जो राष्ट्रीय जल नीति थी वो 2002 में प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 2002 में प्रस्तुत की गई थी। तो लिखिए, देखो सबसे पहले देखिए भारत सरकार द्वारा, कौन सी सरकार द्वारा? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय नीति को, कौन सी राष्ट्रीय नीति को? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति को, इस राष्ट्रीय नीति को 2002 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? 2002 में प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति थी उसको कब प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 2002 में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद इस नीति के तहत जल आवंटन प्राथमिकताओं को महत्व दिया गया। कौन सी प्राथमिकताओं को महत्व दिया गया? जल आवंटन प्राथमिकताओं को। देखो, जल आवंटन प्राथमिकताओं को भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के तहत महत्व दिया गया। अब देखो, जल आवंटन प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इनका एक निश्चित क्रम है। तो ये आपसे निश्चित तौर से पूछा जा सकता है कि जल आवंटन प्राथमिकताओं का क्रम लिखिए या क्रम बताइए। तो उसका निश्चित क्रम यह है कि जल आवंटन प्राथमिकताओं के अंतर्गत पेयजल, पीने योग्य पानी, पेयजल का मतलब पीने योग्य पानी, इसके अलावा सिंचाई, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई, इसके अलावा जल ऊर्जा, विद्युत निर्माण के लिए जल ऊर्जा, इसके अलावा नौकायन के लिए जल उपलब्ध करवाना, इसके अलावा उद्योग आदि के लिए जल उपलब्ध कराना जल आवंटन प्राथमिकताओं की क्रियाएं हैं। जल आवंटन प्राथमिकताओं की क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? तो देखो, पेयजल, पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना, सिंचाई के लिए, कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, इसके अलावा जल ऊर्जा अर्थात विद्युत निर्माण के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाना। अगला है चौथा, नौकायन के लिए, नौकायन चलने के लिए, देखो नावों के लिए एक उचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाना, ये भी इसकी प्राथमिकताएं थी। इसके अलावा उद्योगों के लिए जल उपलब्ध करवाना आदि इसकी प्राथमिकताएं थी। किसकी? जल आवंटन प्राथमिकताएं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जल आवंटन प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, उनका निश्चित क्रम बताइए। तो पहला आएगा पेयजल व पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना, पेयजल या पीने योग्य पानी। दूसरा आएगा सिंचाई, कृषि कार्यों के लिए सिंचाई। तीसरा आएगा जल ऊर्जा, चौथा आएगा नौकायन और पांचवा आएगा उद्योग। तो इस प्रकार ये हैं जल आवंटन प्राथमिकताएं। ये क्या है? जल आवंटन प्राथमिकताएं, जिनका क्रम भी जिस प्रकार अपन ने लिखा है यही इनका क्रम है। अब इनके उद्देश्य देखेंगे। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अपन उद्देश्य देखेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसके उद्देश्य देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के उद्देश्य देखेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हेडिंग लगाइए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य, हेडिंग लगाइए। देखो, हेडिंग लगाइए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के उद्देश्य। अब अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे? उद्देश्य के बारे में। इसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या लक्ष्य थे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन ने अब चर्चा कर ली है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, जिसकी शुरुआत या जिसको प्रस्तुत कब किया गया था? 2002 में। इसके बाद जो इसमें जल आवंटन की जो प्राथमिकताएं थी उनका निश्चित क्रम देख लिया। उसका निश्चित क्रम क्या था? सबसे पहले पेयजल या पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना, उसके बाद सिंचाई कार्य के लिए जल उपलब्ध करवाना, उसके बाद तीसरा आता है जल ऊर्जा, चौथा आता है नौकायन और पांचवा आता है उद्योगों के लिए जल उपलब्ध करवाना। ये
जल आवंटन की प्राथमिकताएं थी। अब अपन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य। क्या देखेंगे? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के उद्देश्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले पेयजल सभी मानव जाति, देखो पेयजल, पेयजल का मतलब जो पीने योग्य जल है, पेयजल सभी मानव जाति अथवा प्राणी, सभी मानव जाति अथवा प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि पेयजल सभी मानव जाति और प्राणी जातियों को उपलब्ध होना चाहिए, तो ये इसकी पहली प्राथमिकता थी। उसके बाद दूसरी आती है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, कैसी परियोजनाएं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य घटक क्या होना चाहिए? पेयजल ओब्लिक पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पेयजल ओब्लिक पीने योग्य पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तीसरा आता है भौमजल के स्तर में गिरावट को। देखो, लगातार भौमजल के स्तर में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। तो भौमजल के स्तर में गिरावट को कम करना। जो भौमजल के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के तहत यह उद्देश्य रखा गया कि लगातार जो भौमजल के स्तर में गिरावट हो रही है उसको कम करना है। उसके बाद तथा बढ़ते भौमजल प्रदूषण को, क्योंकि लगातार जो भौमजल, जो भूमि के अंतर्गत कुछ मात्रा में अपने पास जल उपलब्ध है, वो भी लगातार क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। तो बढ़ते भौमजल प्रदूषण को नियंत्रित करना। जो भौमजल का जल है, भूमि का जो जल है, वो लगातार क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है, तो उसको नियंत्रित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा सतही और भौमजल, देखो इसके अलावा सतही और भौमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। दोनों की गुणवत्ता के लिए, किसके लिए? गुणवत्ता के लिए क्या होनी चाहिए? नियमित जांच होनी चाहिए कि सतही जल में क्या कमी आ रही है और भौमजल में क्या कमी आ रही है, तो इसकी नियमित जांच होनी चाहिए। तो ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। और जल की गुणवत्ता को सुधारने, और अगर जांच होने के बाद अगर अपने को लगता है कि भाई भौमजल में ये प्रदूषित हो रहा है, ये जल भौमजल प्रदूषित हो रहा है या सतही जल प्रदूषित हो रहा है, तो उसकी जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। ये थोड़ी है कि जांच तो कर लिया अपन ने, भाई भौमजल प्रदूषित हो रहा है लगातार, अपन ने जांच कर लिया कि इस क्षेत्र का भौमजल लगातार प्रदूषित हो रहा है, तो जांच करने से काम थोड़ी चलेगा। तो उसमें क्या करना चाहिए? नियमित कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। तो ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। दुर्लभ संसाधनों, देखो दुर्लभ संसाधनों का मतलब जो नष्ट होने के कगार पर हैं, जो समाप्त होने के कगार पे हैं, तो वो दुर्लभ संसाधनों के अंतर्गत आता है। तो इसमें से पानी भी एक दुर्लभ संसाधनों की श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि पानी बहुत ही कम मात्रा में लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होता है। इस वजह से देखो, दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल की जागरूकता विकसित करनी चाहिए। जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जल भी धीरे धीरे अगर इसका इसी प्रकार अंधाधुंध प्रयोग होता रहा तो ये भी धीरे धीरे जल संकट की श्रेणी में आ जाएगा। इसके लिए जल के लिए क्या करनी चाहिए? जागरूकता, लगातार लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई जो जल है उसमें लगातार गिरावट नहीं हो। इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। आम जनता में, देखो आम जनता में जागरूक कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, नाटक मंचन के माध्यम से। नाटक मंचन कहां पर कर सकते हैं अपन? स्कूलों में नाटक मंचन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से जल संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना शामिल है। आदि के लिए जल संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ाना शामिल है। तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो गए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के प्रमुख उद्देश्य। देखो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो पहला उद्देश्य है पेयजल सभी मानव जातियों और प्राणी जातियों को उपलब्ध कराना। इसकी क्या है? पहली प्राथमिकता है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य घटक पेयजल ओब्लिक पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि पीने योग्य जल का सुनिश्चित करना, पीने योग्य जल को सुनिश्चित करना। तीसरा है भौमजल के स्तर में गिरावट को कम करना। लगातार भौमजल के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, तो उसके स्तर को कम करना तथा बढ़ते भौमजल प्रदूषण को नियंत्रित करना। लगातार भौमजल प्रदूषित हो रहा है तो उसको लगातार कम करना, ये इसकी प्राथमिकता है, यह इसका उद्देश्य है। सतही और भौमजल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए, क्योंकि नियमित जांच करने से अपने को यह पता चल जाएगा कि कौन से जल में किस चीज की कमी आ रही है ना, किस वजह से कौन सा जल प्रदूषित हो रहा है, भौमजल प्रदूषित हो रहा है या सतही जल प्रदूषित हो रहा है। और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए नियमित कार्यक्रम शुरू करनी चाहिए। अगर अपने को पता चल गया कि भौमजल में लगातार गिरावट आ रही है,
उसको वो लगातार प्रदूषित हो रहा है तो उसमें कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम भी शुरू करना चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि लगातार अगर इसी प्रकार अंधाधुंध ये जल प्रदूषित होता रहा या इसका अंधाधुंध प्रयोग करती रही जनसंख्या तो ये भी दुर्लभ श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए लोगों में। क्या विकसित करनी चाहिए? जागरूकता विकसित करनी चाहिए। अब ये आम जनता में जागरूकता कैसे विकसित कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, नाटक मंचन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपन ये जागरूकता विकसित कर सकते हैं, ताकि जो लगातार जल प्रदूषित हो रहा है इसको बचाया जा सके और जो लोग अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उसको कम मात्रा में प्रयोग कर सकें। तो ये प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के प्रमुख उद्देश्य हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन नेक्स्ट बिंदु की ओर चलेंगे, जल क्रांति अभियान। नेक्स्ट बिंदु कौन सा रहेगा अपना? जल क्रांति अभियान। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान। किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन? जल क्रांति अभियान। अब देखो सबसे पहले जल क्रांति जो अभियान है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015-16 में। तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। जल क्रांति अभियान, हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान। तो देखो सबसे पहले भारत सरकार ने यह अभियान, सबसे पहले ये कौन सी सरकार का अभियान है? भारत सरकार का अभियान है, अर्थात राज्य सरकार का अभियान नहीं है। कौन सी सरकार का है? भारत सरकार का अभियान है। भारत सरकार ने यह अभियान 2015-16 में, भारत सरकार ने यह अभियान 2015-16 में आरंभ किया। कब आरंभ किया? 2015-16 में आरंभ किया। इस अभियान की शुरुआत वैश्विक रूप से बढ़ती जनसंख्या, देखो वैश्विक रूप से बढ़ती जनसंख्या, वैश्विक रूप से बढ़ती जनसंख्या लेकिन घटती हुई जल की मात्रा, घटती हुई जल की मात्रा के संदर्भ में है। देखो इस अभियान की शुरुआत वैश्विक रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि लगातार जनसंख्या धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ बढ़ रही है, जबकि जल संसाधन लगातार घट रहे हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। कौन से अभियान की? जल क्रांति अभियान 2015-16 की शुरुआत की गई थी। विश्व पटल पर जल संसाधन एवं जनसंख्या में क्या है? असंतुलन है। क्यों है असंतुलन? क्योंकि लगातार जनसंख्या धुआंधार तरीके से बढ़ रही है ना, जबकि जल संसाधन अपने पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल संसाधनों में लगातार कमी होती जा रही है, क्योंकि लगातार भूमजल प्रदूषित होता जा रहा है, जिस वजह से भूमजल और जनसंख्या के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या व जल संसाधनों के मध्य असंतुलन की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो देखो विश्व पटल पर जल संसाधन एवं जनसंख्या में असंतुलन है। क्या है? असंतुलन है, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जबकि जल संसाधन धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहे हैं, लगातार उसकी संख्या घटती जा रही है, उसकी मात्रा घटती जा रही है। यह असंतुलन, देखो यह असंतुलन विभिन्न विवादों, देखो कई बार असंतुलन, देखो जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, जल अपने पास कम उपलब्ध होता है, इसके कारण लोगों में क्या होना स्टार्ट हो जाता है? विवाद होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों में झगड़ों आदि का कारण बन जाता है। तो लोगों में कई बार जल की समस्या के कारण कई बार लड़ाई झगड़े भी संपन्न होते जा रहे हैं, संपन्न होने लग जाते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य देखो, जल क्रांति अभियान 2015-16 का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना जल उपलब्ध होना चाहिए, कितनी मात्रा में जल उपलब्ध होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। यह अपना जल क्रांति अभियान 2015-16 है। अब देखो जल क्रांति अभियान की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे जल क्रांति अभियान की गतिविधियों के बारे में, है ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान की गतिविधियां, जल क्रांति अभियान की गतिविधियां।
तो हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान की गतिविधियां। अपन ने जल क्रांति अभियान के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करेंगे जल क्रांति अभियान के अंतर्गत जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया गया है, उसके बारे में अपन विस्तृत गहनता के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए जल क्रांति अभियान की गतिविधियां, जिसमें पहली गतिविधि है इस अभियान के अंतर्गत भारत के कुल 672 कितने कुल 672 जिलों में, कुल 672 जिलों में एक एक जलग्राम बनाया जाएगा। इसकी पहली गतिविधि क्या है कि कुल 672 जिलों में एक एक जलग्राम बनाया जाएगा। अर्थात कुल 672, क्योंकि एक एक बनाया जाएगा, एक जिले में एक जलग्राम बनाया जाएगा, कुल 672 जिलों में बनाया जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? अर्थात कुल 672 जलग्राम बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? जलग्राम बनाए जाएंगे, जिनमें जल की क्या हो? कमी हो। जिनमें जल की कमी हो उन क्षेत्रों में जलग्राम बनाए जाएंगे। इसके अलावा देखो दूसरी इसकी गतिविधि है भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर। देखो भारत के विभिन्न भागों में कितनी हेक्टेयर? 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। 1000 हेक्टेयर, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। अब देखो प्रमुख मॉडल कमांड क्षेत्र, देखो भारत में जो प्रमुख मॉडल कमांड क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये हैं उत्तरी भारत में। उत्तर प्रदेश और हरियाणा कहाँ है? उत्तरी भारत में। देखो उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये क्या है? उत्तरी भारत में। ये कहाँ है? उत्तरी भारत में। उत्तर प्रदेश और हरियाणा उत्तरी भारत में। कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ये दक्षिणी भारत में। ये कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में प्रमुख मॉडल कमांड क्षेत्र हैं कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। देखो कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के कमांड क्षेत्र कौन से हैं, उत्तरी भारत के कमांड क्षेत्र कौन से हैं, उत्तरी पूर्वी भारत के कमांड क्षेत्र कौन से हैं, पूर्वी भारत के कमांड क्षेत्र कौन से हैं और पश्चिमी भारत के कमांड क्षेत्र कौन से हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो राजस्थान व गुजरात पश्चिमी भारत के कमांड क्षेत्र हैं। कौन से भारत के? पश्चिमी भारत के कमांड क्षेत्र हैं। जबकि ओडिशा पूर्वी भारत का और राजस्थान गुजरात पश्चिमी भारत का, कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु दक्षिणी भारत का। इसके अलावा देखो मेघालय जो कमांड क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी भारत का। कौन से भारत का? उत्तरी पूर्वी भारत का। तो देखो मैप में देख लेते हैं। उत्तर भारत में जो कमांड क्षेत्र है वो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देखो उत्तरी पूर्वी भारत में जो कमांड क्षेत्र है वो है मेघालय। इसके अलावा देखो पूर्वी भारत में जो कमांड क्षेत्र है वो है ओडिशा। इसके अलावा देखो पश्चिमी भारत में जो कमांड क्षेत्र है वो राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु ये आदि कमांड क्षेत्र हैं। तो ये प्रमुख भारत के कमांड क्षेत्र हो गए, तो इनका भी अपने को ध्यान रखना है। देखो तीसरी जो गतिविधि है भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। भूमिगत जो जल प्रदूषण हो रहा है उसको क्या करना? कम करना, इसका उद्देश्य है। देखो जल क्रांति अभियान की जो गतिविधियां हैं उसमें तीसरी गतिविधि है भूमिगत जल प्रदूषण को क्या करना? कम करना। इसके अलावा देखो चौथी है मानव समाज व जल। देखो मानव समाज व जल संसाधनों के मध्य संतुलन लाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। ये भी इसकी प्रमुख गतिविधि है कि मानव समाज और जल संसाधनों के मध्य संतुलन लाने के लिए क्या फैलाना? जागरूकता फैलाना। अब ये जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है? टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, नाटक मंचन के माध्यम से अपन क्या फैला सकते हैं? जागरूकता, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये हो गई जल क्रांति अभियान की मुख्य गतिविधियां। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अपन चर्चा करेंगे अच्छी गुणवत्ता वाला पानी और निम्न गुणवत्ता वाला पानी। तो अच्छी गुणवत्ता वाला पानी कौन सा होता है और निम्न गुणवत्ता वाला पानी कौन सा होता है, इसके बारे में विस्तृत गहनता से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।